Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह काजला विनायक कोचिंग पलसाना ये यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के सामान्य विस्तार की, स्थलीय सीमा, अक्षांश एवं देशांत व स्थितीय विस्तार। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश या स्वरूप। राजस्थान के भौतिक प्रदेश या स्वरूप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक का मतलब क्या होता है। तो जिसे अपन देख सकते हैं, वो नाप सकते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। और भौतिक प्रदेश की बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में, तो सबसे पहले 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक भागों को 7 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 7। सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में कितने भागों में डिवाइड किया था? 7 भागों में डिवाइड किया था। वो 7 भाग कौन से थे? नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 3 नहरी सिंचित प्रदेश। नंबर 4 मध्य अरावली प्रदेश। नंबर 5 पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नंबर 6 चंबल बीहड़ क्षेत्र। और नंबर 7 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 1967 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक भागों में विभाजन किया था। नंबर 1 शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 2 अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी सिंचित प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र और नंबर 7 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सामान्यतः बात की जाए तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में डिवाइड किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सामान्यतः राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 मध्य अरावली प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इनमें से एक एक की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पुणे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। तो मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल वह भौगोलिक क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का मान
इतना कम हो कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति का भली भांति से क्या ना हो, विकास ना हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल के बाद में बात करते हैं इसके प्रकार की कि मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मरुस्थल के प्रकार की बात की जाए तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ताप के आधार पर और नंबर 2 धरातल के आधार पर। धरातल के आधार पर। ताप के आधार पर बात की जाए तो ताप के आधार पर पुनः 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 गर्म या शुष्क, नंबर 2 शीत या ठंडा। गर्म या शुष्क की बात की जाए भारत में तो अपना मरुस्थल आता है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और शीत या ठंडा की बात की जाए तो लेह लद्दाख, ये राजस्थान में और ये J&K जम्मू कश्मीर में। मरुस्थल सबसे पहले बता दें कि मरुस्थल क्या है। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा का मान इतना कम हो कि किसी भी प्रकार की वनस्पति का भली भांति तरीके से क्या ना हो, विकास ना हो, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। उसके बाद में बात करते हैं मरुस्थल के प्रकार की। तो मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ताप के आधार पर और धरातल के आधार पर। ताप के आधार पर बात की जाए तो गर्म व शुष्क, जिसका उदाहरण है राजस्थान में थार का मरुस्थल, और नंबर 2 शीत या ठंडा, जिसका उदाहरण लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। धरातल के आधार पर बात की जाए तो धरातल के आधार पर भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 रेतीला मरुस्थल, नंबर 2 मिश्रित या पथरीला मरुस्थल, और नंबर 3 चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल। धरातल के आधार पर नंबर 1 रेतीला, नंबर 2 मिश्रित या पथरीला, और नंबर 3 चट्टानी मरुस्थल। जो रेतीला मरुस्थल होता है इसे बोलते हैं ईर्ग। मिश्रित या पथरीला मरुस्थल को बोलते हैं रेग, और चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। रेतीला मरुस्थल ईर्ग, मिश्रित या पथरीला मरुस्थल रेग, और चट्टानी मरुस्थल हमादा। राजस्थान में लगभग 60% भूभाग पर, राजस्थान में लगभग 60% भूभाग पर किस मरुस्थल का विस्तार है? रेतीला या ईर्ग। या अपन यूँ बता सकते हैं कि जहाँ पर बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है, जबकि 40% भूभाग पर, 40% भूभाग पर रेग व किसका विस्तार है? हमादा का, जहां पर बालू का स्तूप या रेत के टीलों का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं मरुस्थल के निर्माण की। निर्माण, मरुस्थल का निर्माण, या जिसे अपन बोल सकते हैं थार का मरुस्थल। राजस्थान में थार के मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल का निर्माण या उत्पत्ति 33 सागर से हुई थी। 33 सागर से निर्माण या उत्पत्ति किस सागर से? 33 सागर से हुई थी। कालखंड की बात की जाए तो कालखंड में नियोजोइक महाकल्प के क्रिस्टोसिन काल में। कई बार एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्रिस्टोसिन काल में मरुस्थल का निर्माण 33 सागर या किसका अवशेष है? तो 33 सागर। और महान कालखंड की बात की जाए तो नियोजोइक महाकल्प के क्रिस्टोसिन काल में हुई थी। जैसे देखो, वेगनर का एक सिद्धांत था महाद्वीपीय सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग पृथ्वी को या संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित किया था। स्थलीय भाग और ये जलीय भाग। जो स्थलीय भाग था वो कहलाया पेंजिया, और जो जलीय भाग था
वो कहलाया पैंथालासा। जलीय भाग पैंथालासा और स्थलीय भाग पैंजिया। इस स्थलीय भाग को भी दो भागों में डिवाइड किया गया था, उत्तरी पेंजिया जिसे अंगारा लैंड के नाम से जाना गया, अंगारा लैंड, और दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। जब इनमें आपस में टक्कर हुई तो 33 सागर का जो जल था, 33 सागर का जो जल था वो क्या कहलाया, महासागर, और जो इसका अवशेष था, अवशेष थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। मरुस्थल का निर्माण या उत्पत्ति किससे हुई है, 33 सागर से। कालखंड की बात की जाए तो नियोजोइक महाकल्प के क्रिस्टोसीन काल में हुई थी। वेगनर सिद्धांत के अनुसार कि संपूर्ण पृथ्वी स्थल को कितने भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में, स्थलीय भाग और जलीय भाग। स्थलीय भाग क्या कहलाया था, पेंजिया, जलीय भाग पैंथालासा। स्थलीय भाग को भी कितने भागों में, दो, उत्तरी पेंजिया व दक्षिणी पेंजिया। जो उत्तरी पेंजिया था वो किस नाम से जाना गया, अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी पेंजिया था वो किस नाम से जाना गया, गोंडवाना लैंड। जब इनमें आपस में टक्कर हुई तो टक्कर के इस विस्थापन या सागर के विस्थापन के पश्चात जो इसका जल था वो तो क्या कहलाया, महासागर, और जो इसका अवशेष रह गया वो क्या था, थार का मरुस्थल। इस 33 सागर के विस्थापन के पश्चात भी, 33 सागर के विस्थापन के पश्चात भी इस क्षेत्र में सरस्वती जैसी क्या बहती थी, नित्यवाही नदियां बहती थी। उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि जो 33 सागर है, 33 सागर है, यदि इसके अवशेष संबंधी बात की जाए कि क्या वास्तव में 33 सागर का ये अवशेष माना जाता है, तो 33 सागर के अवशेष संबंधी प्रमाण की बात की जाए तो देखो, नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थल में, पश्चिमी मरुस्थल में स्थित खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। नंबर 2, पश्चिमी मरुस्थल में स्थित अवसादी चट्टानों के मध्य, अवसादी चट्टानों के मध्य प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला व पेट्रोल व डीजल का भंडार। पश्चिमी मरुस्थल में स्थित अवसादी चट्टानों के मध्य प्राकृतिक गैस, कोयला व पेट्रोलियम डीजल का भंडार। नंबर 3, पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है हमादा मरुस्थल में जुरेसिक व टर्शियरी, पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर में स्थित हमादा मरुस्थल में जुरेसिक व टर्शियरी काल की चट्टानों का जमाव, चट्टानों का जमाव। और नंबर 4, जैसलमेर के कुलधरा गांव में मछली के अवशेष, मछली के अवशेष। तो 33 सागर अवशेष संबंधी प्रमाण की बात की जाए तो ये मुख्यतः 4 कारण हैं जिनसे
साबित होता है कि वास्तव में जो थार का मरुस्थल है वो किसका भूभाग या किसका अवशेष है, 33 सागर का। नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थल में स्थित खारे पानी की झीलें। नंबर 2 पश्चिमी मरुस्थल में स्थित अवसादी चट्टानों के मध्य प्राकृतिक गैस, कोयला व पेट्रोल डीजल का भंडार। और पश्चिमी मरुस्थल में जैसलमेर में स्थित हमादा जो मरुस्थल है उसमें जुरेसिक व टर्शियरी काल की चट्टानों का जमाव। और जैसलमेर का जो कुलदरा गांव है उसमें किसके अवशेष पाए गए, मछली के अवशेष पाए गए। आगे बात करते हैं कि 33 सागर के विस्थापन के पश्चात भी 33 सागर के विस्थापन के 33 सागर के विस्थापन के पश्चात भी या बाद विस्थापन के पश्चात भी इस क्षेत्र से बोले तो मरुस्थल से सरस्वती जैसी नित्यवाही नदियां प्रभावित होती थी, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की लगातार शुष्क प्रवृत्ति के कारण इस क्षेत्र का तापमान व शुष्कता बढ़ने लगी, जिससे सरस्वती जैसी नित्यवाही नदियां लगभग 4000 ईसा पूर्व क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। लगभग 4000 ईसा पूर्व क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और इस प्रकार 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य इस मरुस्थल का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। यह विश्व का एकमात्र मरुस्थल माना जाता है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं इसके विस्तार की। विस्तार तो देखो, जो विस्तार है मरुस्थल का, थार का मरुस्थल, इसका विस्तार है भारत व पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत में है लगभग 62%, जबकि पाकिस्तान में यह है लगभग 38%। जो ये 38% है यह पाकिस्तान के दो प्रांतों में है, सिंध व पंजाब। जबकि जो 62% है, 62% को भी पुनः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 राजस्थान और नंबर 2 पंजाब, हरियाणा और गुजरात। जो राजस्थान में है 62% का वो है 61.11%, जबकि 0.89% कहाँ है, पंजाब, हरियाणा व गुजरात। विस्तार थार के मरुस्थल का, तो नंबर इसे थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो कितने देशों में है, 2, भारत व पाकिस्तान। भारत में कितना परसेंट है, 62। पाकिस्तान में कितना परसेंट है, 38%। जो 38% है ये पाकिस्तान के कितने प्रांतों में फैला हुआ है, 2, सिंध व पंजाब प्रांत। जब भारत की बात की जाए तो जो 62% है, इस 62% को भी कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2, राजस्थान नंबर 1 जो जिसमें 61.11% विस्तार है, और नंबर 2 बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा व गुजरात, जहाँ पर इसका विस्तार है 0.89। अब बात करते हैं इसकी राजस्थान में विस्तार की। राजस्थान में विस्तार, तो देखो राजस्थान में विस्तार, तो राजस्थान का इसका विस्तार अपन बता सकते हैं कि जो अरावली के पश्चिमी जिले हैं, अरावली के पश्चिमी जिले, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये क्षेत्र, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसमें किसका विस्तार है, थार का मरुस्थल का। यह अपन बता सकते हैं कि यह राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में है, 12 जिलों में। राजस्थान में संपूर्ण मरुस्थल की बात की जाए 12 जिलों में, या संपूर्ण मरुस्थल की बात की जाए तो राजस्थान का जो संपूर्ण मरुस्थल है वो है 2,09,000
वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन जो मुख्य मरुस्थल है, मुख्य मरुस्थल माना जाता है इसका मुख्य मरुस्थल, तो मुख्य मरुस्थल की बात की जाए तो मुख्य मरुस्थल में आता है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। वापस सुने इस बात को कि जो राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका संपूर्ण भूभाग पूछा जाए तो लगभग कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। जबकि मुख्य मरुस्थल की बात की जाए तो मुख्य मरुस्थल कितना माना जाता है? 1,75,000। और 1,75,000 राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिले में। यह अपन बता सकते हैं कि अरावली के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें किसका विस्तार है? मरुस्थल का विस्तार है। वो कौन से हैं 12 जिले? नंबर 1 गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालोर। इन क्षेत्र में किसका विस्तार है? मरुस्थल का विस्तार है। आगे बात करते हैं अपन इसकी विशेषताओं की। मरुस्थल की विशेषता। विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 61.11%। लगभग कितना है? 61.11। उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या। तो इस क्षेत्र में लगभग राजस्थान की कितनी जनसंख्या पाई जाती है? 40% जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद में यह विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व व जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व व जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। उसके बाद में यह भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को नियमित करता है। ऋतु चक्र को नियमित करता है। उसके बाद में थार का मरुस्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। मानसून को आकर्षित करता है। देखो ये दो लाइनें इनकी जलवायु में बात कर लेंगे कि कैसे ये ऋतु चक्र को नियमित करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित कैसे करता है। उसके बाद में अगली विशेषता की बात करते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं इस प्रदेश की जलवायु। तो इसकी जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की। शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की। उसके बाद में मिट्टी, इस प्रदेश की मिट्टी, तो मिट्टी है रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात की जाए तो एंटीसोल व एरिडोसोल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो यदि दो मिट्टियों का युग्म साथ है तो एंटीसोल व एरिडोसोल, और एक ऑप्शन में अलग मिले तो आंसर देना है एंटीसोल। उसके बाद में बात करते हैं इस क्षेत्र की वनस्पति। तो इसकी वनस्पति है शुष्क व अर्ध शुष्क कंटीली झाड़ियाँ। शुष्क व अर्ध शुष्क कंटीली झाड़ियाँ, अर्थात इसे अपन बता सकते हैं मरूदभिद, यह जिसे जाना जाता है जीरोफाइट्स के नाम से, जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना। उसके बाद में बात करते हैं इस प्रदेश में सिंचाई के साधन
सिंचाई के तो साधन, तो इस प्रदेश में सिंचाई के साधन हैं नहरें, जैसे आप जानते हैं IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद में बात करते हैं इस क्षेत्र का ढाल, तो इसका ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, लूनी नदी है, जो नागपहाड़ अजमेर से बहती है और कच्छ की खाड़ी में विलीन होती है। तो उत्तर से दक्षिण या कोणीय विस्तार के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है, ढाल। क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%। यह विश्व में सर्वाधिक क्या है, जनघनत्व है, जैव विविधता वाला। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी क्या करता है, नियमित करता है। उसके बाद में मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में किसको आकर्षित करता है, मानसून को आकर्षित करता है। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की, मिट्टी रेतीली या एंटीसोल व एरिडोसोल। वनस्पति की बात की जाए तो शुष्क व अर्धशुष्क या मरुद्भिद, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, जीरोफाइट्स। सिंचाई के साधन की बात की जाए तो मुख्य रूप से यहाँ पर सिंचाई का साधन क्या है, नहर, जैसे IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बाद में इस प्रदेश का ढाल, तो इस प्रदेश का ढाल उत्तर से दक्षिण, और यह अपन बता सकते हैं कोणीय विस्तार के अकॉर्डिंग उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उसके बाद में वर्तमान में इस क्षेत्र का या इस मरुस्थल का सर्वाधिक अपर्दन किस प्रकार से, तो वर्तमान में सर्वाधिक राजस्थान में मरुस्थल का जो अपर्दन हो रहा है वो कौन सा है, वो वायु अपर्दन। कौन सा है, वायु अपर्दन। इस प्रदेश की औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी है, 0 से 50 सेंटीमीटर। और इस प्रदेश की प्रमुख रूप से जो फसलें हैं वो हैं बाजरा, ग्वार, मूंग, चना, मोठ, मूंगफली आदि। ये क्या है, इसकी प्रमुख फसलें। तो दोस्तों ये क्या थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताएं। सबसे पहले हमने बात की थी मरुस्थल के भौतिक प्रदेशों की। उसके बाद में बात की है सामान्यतः 4 भागों में डिवाइड किया है। उसके बाद में मरुस्थल के प्रकार के बाद में बात की है मरुस्थल के निर्माण या उत्पत्ति की। उसके बाद में इसका विस्तार, और अंत में हमने बात की है कि इसकी विशेषताओं की। तो विशेषताएं, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व, जैव विविधता वाला तो थारका मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में किसको नियमित करता है, ऋतु चक्र को। थारका मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में किसको आकर्षित करता है, मानसून को। इस प्रदेश की जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क है, मिट्टी रेतीली या एंटीसोल। वनस्पति शुष्क व अर्धशुष्क मरुद्भिद या जिसे किस नाम से जानते हैं, जीरोफाइट्स के नाम से। सिंचाई के साधन मुख्य रूप से नहर। ढाल पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। वर्तमान में इसका सर्वाधिक अपर्दन किससे हो रहा है, तो वायु अपर्दन। इस प्रदेश की औसत वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर, और प्रमुख रूप से फसलें हैं वो है बाजरा, ग्वार, मूंग, चना, मोठ, मूंगफली आदि। तो ये क्या थी इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं अपन दोस्तों इसके वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका वर्गीकरण है वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। जो इसका वर्गीकरण है वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।